इंडिया पुराने जमाने की सिविलाइजेशंस और रिच हिस्ट्री वाला देश 17th सेंचुरी में एक नई पावर ब्रिटिश को देखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग एंटरप्राइज, 1608 में इंडिया के शोर्स पर आई और एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में ब्रिटिश व्यापार करने आए थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और ईस्ट के ट्रेजर से अट्रैक्टेड होकर। उन्होंने की कोस्टल सिटीज में ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए और स्लोली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। किसी को पता भी नहीं चला कि ये सिंपल सा ट्रेडिंग वेंचर आगे चलकर एक एम्पायर बन जाएगा और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक गहरा निशान छोड़ेगा। ब्रिटिश रूल इन इंडिया की कहानी एम्बिशन, एक्सप्लॉयटेशन, रेजिस्टेंस और आखिर में इंडिपेंडेंस की है। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया आना मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ हुआ। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का फायदा उठाकर कंपनी ने बड़ी चालाकी से रीजनल रूलर्स के कॉम्प्लेक्स वेब में अपना रास्ता बनाया, अलायंसेस बनाए और ट्रेडिंग प्रिविलेजेस सिक्योर किए। उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई जो ट्रेडिंग पोस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स दोनों का काम करती थी। फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और बॉम्बे कासल कंपनी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन गए, उनकी बढ़ती पावर को दिखाते हुए। कंपनी का फोकस धीरे धीरे प्योरली कमर्शियल एक्टिविटीज से टेरिटोरियल एम्बिशंस की तरफ शिफ्ट होने लगा। उन्होंने आर्मीज बनाई जिनमें ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स, सिपॉयज दोनों थे, अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। 1757 में लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासे ब्रिटिश रूल इन इंडिया के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस, जिनको रॉबर्ट क्लाइव लेड कर रहा था, सिराज उद दौला, जो बंगाल का नवाब था, की आर्मी के खिलाफ लड़ी। आउटनंबर्ड होने के बावजूद क्लाइव की फोर्सेस जीत गईं, ज्यादातर मीर जाफर, जो नवाब का कमांडर इन चीफ था, की ट्रेचरी की वजह से। बैटल के आउटकम के बहुत दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस हुए। बंगाल में कंपनी का डोमिनेंस एस्टेब्लिश्ड हो गया, जो रीजन अपने वेल्थ और रिसोर्सेज के लिए फेमस था। प्लासी ने कंपनी की एक ट्रेडिंग कंपनी से इंडिया में एक मेजर पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बनने की शुरुआत की। प्लासी में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैपिड एक्सपेंशन का दौर शुरू किया। उन्होंने वास्ट टेरिटरीज जीते, लोकल रूलर्स को अपने कंट्रोल में किया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड किया। कंपनी का रूल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के कॉम्बिनेशन से चला। उन्होंने ऐसे पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड किए जिनसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, अक्सर इंडियन पॉपुलेशन की कीमत पर। ट्रेड पर कंपनी का मोनोपोली हैवी टैक्सेशन के साथ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और हार्डशिप का कारण बना। हावेवर कंपनी ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल चेंजेस भी इंट्रोड्यूस्ड किए, एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की नींव रखी। उन्होंने कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड किए, लॉज कॉडिफाइड किए और लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंप्लीमेंटेड किए। 1857 में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बड़ा अपराइजिंग हुआ, जिसे सेपॉय म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है। म्यूटिनी की शुरुआत न्यू एनफील्ड राइफल्स के इंट्रोडक्शन से हुई, जिनके कार्ट्रिजेस के बारे में रूमर था कि वो एनिमल फैट से ग्रीस्ड हैं, जो हिंदू और मुस्लिम सीपॉयज दोनों के लिए ऑफेंसिव था। म्यूटनी नॉर्दर्न इंडिया में आग की तरफ फैल गई। अलग अलग बैकग्राउंड्स और रिलीजन्स के लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस में यूनाइट कर दिया। रेबल्स ने ब्रेवली लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में वो ब्रिटिश फोर्सेस की सुपीरियर फायर पावर और ऑर्गेनाइजेशन से हार गए। म्यूटनी का ब्रिटिश पॉलिसी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई और पावर डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर्ड हो गई। सेक्शन 6, द ब्रिटिश राज डायरेक्ट रूल फ्रॉम लंदन। सीपॉय म्यूटनी के बाद क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल ले लिया, ब्रिटिश राज की शुरुआत को मार्क करते हुए। इंडिया ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कॉलोनी बन गया, जिसको ब्रिटिश मॉनर्क द्वारा अपॉइंटेड किया गया वाइसरॉय गवर्न करता था। ब्रिटिश राज में एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे गए। ब्रिटिश ने गवर्नेंस का एक मॉडर्न सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, रेलवेज, टेलीग्राफ लाइंस और इरिगेशन कैनाल्स बनाए। उन्होंने यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स भी एस्टैब्लिश किए। इंडियन एलीट में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोटेड किया। हाउएवर, ब्रिटिश रूल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और पॉलिटिकल सब्जुगेशन से कैरेक्टराइज्ड रहा। इंडियंस को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए गए और कॉरिडोर्स ऑफ पावर में उनकी आवाज ज्यादातर दबा दी गई।
सेक्शन 7 द रोड टू इंडिपेंडेंस अ लॉन्ग स्ट्रगल। 20th सेंचुरी में इंडियन नेशनलिज्म का राइज और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल देखा गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लीडर्स से इंस्पायर्ड होकर हर वर्ग के इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए। गांधी जी की नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह की फिलॉसफी ने मिलियंस ऑफ इंडियंस को ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक मैस मूवमेंट में मोबिलाइज किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मेन नेशनलिस्ट पार्टी थी, ने सेल्फ रूल डिमांड करने में की रोल प्लेड किया। वर्ल्ड वॉर 2 से वीकेंड ब्रिटिश गवर्नमेंट आखिरकार इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए अग्री हो गई। सेक्शन 8 इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन अ न्यू डॉन। अगस्त 15, 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ब्रिटिश एम्पायर के एंड को मार्क करते हुए। जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, होप और एस्पिरेशंस का एक न्यू एरा लेकर। हाउएवर, इंडिपेंडेंस की खुशी पार्टीशन की ट्रेजेडी से ओवरशैडोड हो गई। मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड हुए और कम्युनल वायलेंस में काउंटलेस लाइव्स गई। पार्टीशन ने सब कॉन्टिनेंट पर एक गहरा स्कार छोड़ दिया, जिसका लेगेसी आज भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को शेपिंग कर रहा है। चैलेंजेस के बावजूद इंडिपेंडेंट इंडिया ने नेशन बिल्डिंग का रास्ता अपनाया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड किया और सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए मेहनत की। सेक्शन 9 लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल, अ मिक्स्ड बैग। ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड लेगेसी छोड़ा। एक तरफ ब्रिटिश ने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो आज भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी तरफ उनका रूल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल सब्जुगेशन और कल्चरल सप्रेशन से भरा था। कॉलोनियलिज्म के स्कार्स आज भी इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक को इम्पैक्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल के हिस्ट्री को समझना कंटेम्पररी इंडिया को समझने के लिए क्रूशल है। ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में प्राइड और रिमेनिंग एंड्यूरिंग चैलेंजेस दोनों को रिकॉग्नाइज कराती है।